क्या श्रवण जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना अब किसी खतरे से खाली नहीं है? आज यही सवाल सड़कों पर श्रवण समाज के छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं। एक है तो सिर्फ है का नारा देने वाली सरकार ने अब कैंपस को बांटने की पूरी व्यवस्था कर ली है। मोदी सरकार एक ऐसा ही कानून लेकर आई है जिसे देखकर अपर कास्ट को यह महसूस हो रहा है कि बिना किसी अपराध के केवल उनकी जाति के कारण उन्हें अपराधी बना दिया जाएगा। वहीं जो लोग समानता और संविधान की बात करते हुए नहीं थकते, उन्हें इसी कानून में अपने अधिकार सुरक्षित नजर आते हैं। और ये अधिकार क्या है? सिर्फ ये कहना कि किसी सवर्ण व्यक्ति ने उन्हें जाति के आधार पर अपमानित महसूस कराया और उसके बाद उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी बिना किसी सुनवाई के। कई लोगों के लिए यही समानता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 के कुछ नियम में बदलाव करते हुए इसे लागू कर दिया। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालय में जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है, ताकि हर व्यक्ति समानता के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो उसका है वो उसे मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, और फिर सवाल उठता है कि श्रवण जाति के कुछ लोग इसका विरोध क्यों ही कर रहे हैं? क्या वो जाति के आधार पर भेदभाव करना अपना अधिकार मानते हैं, या उन्हें लगता है कि नियमों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं? इन सवालों पर राय बनाने से पहले जरूरी है कि अब आपको इन नए नियमों को ठीक से समझना, उसके बाद ही विरोध करने वालों पर टिप्पणी की जानी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 में शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग वर्ग के साथ साथ ओबीसी के साथ भी किसी तरह की अनुचित व्यवहार को जातीय भेदभाव माना जाएगा और इसे रोकने के लिए हर कॉलेज में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में एससी, एसटी, महिला, ओबीसी और दिव्यांग सदस्यों को रखना अनिवार्य है। संस्थान के प्रमुख अध्यक्ष में एक्टिविटी कमेटी में भेदभाव की शिकायतों पर जांच करेगी। साथ ही शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। संस्थानों को 24x7 हेल्पलाइन ऑनलाइन शिकायतें प्रणाली जो है वो शुरू करनी होगी। ये भी प्रावधान है कि नियमों का पालन नहीं करने पर यूनिवर्सिटी की डिग्री देने की जो शक्ति है उसे छीन ली जा सकती है और अनुदान को भी रोका जाएगा। पहले इस नियम में ओबीसी शामिल नहीं थे, जिन्हें अब किया गया है। वहीं कमेटी में श्रवण समाज का कोई सदस्य होगा या नहीं, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में जांच कैसे निष्पक्ष होगी, उस पर भी सवाल है। इसमें झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इस वजह से किसी पर भी बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इससे किसी छात्र को परेशानी होगी, तो शिक्षण करियर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। आपको बता दें कि इस नियम में सिर्फ छात्र ही नहीं, शिक्षक और जो संस्थान है उसके सभी स्टाफ पर भी ये जो नियम है वो लागू होंगे। मतलब अगर किसी श्रवण समाज से आने वाले प्रोफेसर ने किसी छात्र को उसकी भलाई के लिए डांट दिया और उसे ये चीज पसंद नहीं आई, तो वो सिर्फ महसूस वाले टर्म को भी यूज करते हुए उनके ऊपर शिकायत यूजीसी के तहत दर्ज करा सकता है। मतलब सीधे सीधे अब श्रवण समाज का जो व्यक्ति होगा वो अपराधी है और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। श्रवण समाज बिना डर के पढ़ने की अपनी आजादी के लिए न्याय के सबसे बड़े मंदिर पर पहुंच चुका है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही नियमों में बदलाव किए गए। रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम कानून सख्त करने को कहा था। इसके बाद यूजीसी के नियमों में बदलाव किया गया। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर थे। वे दलित समुदाय से आते थे और अंबेडकर इंस्टीट्यूट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन और राजनीतिक दबाव के आरोप लगे, निलंबन हुआ उनका और हॉस्टल से भी उन्हें निकाला गया, जिसके बाद एक तरीके से पूरा उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, जिसकी वजह से 2016 में उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उनकी सुसाइड नोट ने पूरे देश में जाति, मैरिट और संस्थानों की
संवेदनहीनता पर बहस छेड़ दी। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव खत्म नहीं हुआ। इसके बाद 2019 में पायल तडवी ने अपनी जिंदगी खत्म की। मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में, जो कि वो आदिवासी समुदाय से आती थी, सीनियर डॉक्टर ने लगातार जातिगत उत्पीड़न उनके साथ किया, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी। ये केस दिखाता है कि प्रोफेशनल स्पेस में भी जाति आधारित भेदभाव मौजूद है। वहीं दर्पण सोलंकी केस 2023 में आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र ने आत्महत्या की थी। परिवार ने आरोप लगाया कि बार बार उस पर जातीय उत्पीड़न हो रहा था, जिसके बाद एक बड़ा सवाल उठा पूरे देश में कि आईआईटी जैसे संस्थानों में भी इस तरीके के मामले सवाल खड़े करते हैं। एनआईटी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आत्महत्या का जब ये पूरा मामला देखा गया तो हर जगह कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव, उत्पीड़न एक पैटर्न दिखा, जिसने मेंटल हेल्थ जो है इन बच्चों का इफेक्ट करता है, जिसके बाद ये लोग अपनी जिंदगी को खत्म करना ही सही समझते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक दलित छात्रा पल्लवी को कॉलेज में कुछ छात्रों और टीचर ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उसकी जान चली गई। ये सब केस और मामले उतने ही सच हैं जितना कि नए नियम में सवर्णों को अपराधी मान लिया गया। किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, सीधे कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंसाफ दिलाने के लिए दूसरे के साथ नाइंसाफी करना जरूरी है? अब आपको यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कंचना यादव का बयान भी सुनाते हैं, जो सवर्णों के डर पर मोहर लगाने के लिए काफी है। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। सुना आपने, जो अभी तक बराबरी की बात करते हुए नहीं थकती थी, उनकी बराबरी सवर्णों के झूठे आरोपों में फंसाने से है। ऐसे में विष्णु तिवारी का चेहरा आंखों के सामने आता है। साल 2000 में उत्तर प्रदेश में 16 साल का विष्णु तिवारी, एक महिला ने उसके ऊपर रेप और एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया। जिसके बाद पहली नजर में उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई। 20 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वो निर्दोष है, उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन इन 20 सालों में उसकी जवानी बुढ़ापे में बदल गई। माँ बाप और भाई की मौत हो गई, जमीन बिक गई। जेल से आने पर विष्णु से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसने बताया कि महिला ने केस वापस लेने के लिए उससे हजारों रुपए मांगे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो गरीब था। उसने बताया कि पूरा मामला ये था कि वो खेत में भैंस कि चराने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद उस महिला ने बोला था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, और एससी एसटी एक्ट में झूठा आरोप लगाते हुए उसे फंसाया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। विष्णु ने कहा कि क्या आप मुझे मेरा बचपन और मेरी जवानी वापस दिला सकते हैं? क्या आप मुझे मेरे माँ बाप, मेरे भाई वापस दिला सकते हैं? मैं वो अभागा हूं जो मैं उनको कंधा भी नहीं दे पाए। अब यूजीसी 2026 के नियम में अपर कास्ट को विष्णु तिवारी बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आगे ये समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा है और गुहार लगा रहा है। अनुच्छेद 14, जिसमें सबको कानून एक बराबर देखेगा कहा गया है, तो फिर इस नियम में श्रवण समाज को दूर क्यों रखा गया? अनुच्छेद 15 में हमें अधिकार दिया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यूजीसी के नियम संविधान की भावनाओं को मजबूत कर रहे हैं या कैंपस को स्थायी रूप से बांटने की नींव रख रहे हैं? ये बहस दूसरी जाति बनाम सवर्ण की नहीं है, ये बहस न्याय बनाम डर की है। ये सवाल आज सड़कों पर पूछा जा रहा है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस। ये नारे आज किसी गली चौराहे पर नहीं, बल्कि देश के नामी विश्वविद्यालयों के कैंपस में सुनाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर जाति के आधार पर किसी एक समुदाय के खिलाफ ऐसे नारे लगाना अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उसी कैंपस में बैठे सवर्ण छात्र को अगर डर महसूस कराता है, तो क्या वो काल्पनिक डर है?
और अगर ये तर्क दिया जाता है कि अपर कास्ट के पूर्वजों ने दूसरी जाति के साथ हमेशा गलत की, इसीलिए अब उसका हर्जाना उन्हें भुगतना होगा, तो फिर मुगलों ने जो किया उसके लिए क्या हम आज के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रवण समाज ये नहीं कह रहा है कि भेदभाव करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या फिर कानून नहीं बनना चाहिए। इस कानून में बदलाव की जरूरत है। श्रवण समाज को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जो पहले से ही हमें जूते मारने की बात कर रहे हैं, सिर्फ यही लोग कमेटी में होंगे तो जांच किस दिशा में होगी? और कानून कहता है कि 10 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर ये कानून किस तरीके के बदलावों के साथ आया है? क्या इससे सैकड़ों विष्णु तिवारी नहीं बनेंगे? और अगर ये लोग विष्णु तिवारी नहीं बने तो जिस तरीके से कश्मीर में जब कश्मीरियों ने हाथ में पत्थर लिया तो कहा गया कि उन्हें एक सुरक्षित कानून, बराबर का कानून नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने हाथों में पत्थर लिए थे, तो क्या इस तरीके से अपर कास्ट के युवाओं को अपराधी बनाने के लिए एक दिशा तो नहीं दी जाएगी? क्योंकि जब किसी के साथ अन्याय हो और उससे उसकी सुनवाई ना हो तो उसके बाद वो किस दिशा में जाएगा, इसको लेकर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये देश युवाओं का है। और अगर युवा कैंपस में भी सुरक्षित नहीं है, अगर सबके लिए एक कानून नहीं है, तो फिर देश किस दिशा में जाएगा, ये हर किसी को सोचने की जरूरत है।